Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Our lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes, and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow of Success Best Education Point, the perfect guider. Hey, what's up people? This is Karthik Sharma here और अपन इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर जरूर देखो क्योंकि इसका बेस है पार्ट 1 और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे वेबसाइट दी जा रही है, स्क्रीन पे भी शो हो रही है, तो यहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड करो इसके पीडीएफ वर्जन्स को। पीडीएफ में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इससे पहले के जो वीडियोस हैं आपने नहीं देखे हैं, चैप्टर्स के नहीं देखे हैं, तो प्लीज जरूर देख लेना। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो इसका मतलब है कि आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वो इसका बेसिक पॉइंट है और उसको बिना समझे हम इस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। उस वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद इस वीडियो पर आना। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको हर बार जैसे बता दूं कि अगर आप कुछ मनी डोनेट करना चाहते हो कुछ बच्चों को जिनको सोर्सेज नहीं मिलते हैं, जिनको बुक्स नहीं प्रोवाइड होती हैं, स्कूल फी नहीं प्रोवाइड होती है, ड्रेस प्रोवाइड नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप यहाँ पर दी हुई स्क्रीन पे जो आपको जितनी भी दी हुई हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, उस पर आप अपना बैंक ट्रांसफर या वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग मनी, और आपको बस इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारी मेल आईडी पे भेजना है ताकि हम आपको ई जनरेटेड ग्रेट पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा पाए। चलो शुरू करते हैं स्पाइनल कर्वेचर से। और स्पाइनल कर्वेचर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। स्पाइन किस चीज से रिलेटेड होता है ये चीज आपको समझना है। तो स्पाइनल और स्पाइन दोनों ही वर्ड एक ही तरह से यूज किए जाते हैं। स्पाइनल जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है स्पाइन। तो स्पाइन क्या है, आपके बैक एरिया में आपने देखा होगा कि एक बहुत लंबी सी हड्डी है जो कि फ्लेक्सिबल होती है ना। आप उसी की वजह से तो मोड़ पाते हो, इधर उधर अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हो, दैट इज स्पाइन। तो स्पाइन के अंदर छोटे छोटे डिस्क होते हैं। आपको अगर आप टच किया हो कभी अपनी स्पाइन या किसी दूसरे की तो आपको पता चलेगा कि कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आपका एक लिक्विड फिल होता है ना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाते हैं। तो लेकिन अब ये जो स्पाइन होता है इसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। किसकी वजह से? कुछ हमारे फैक्टर्स की वजह से इसके अंदर क्या हो जाती है, कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। तो वो चीजें सारी हम समझेंगे। लेकिन स्पाइनल कर्वेचर, अब यहाँ पे कर्वेचर का वर्ड यूज हुआ है, तो कर्वेचर से आपको समझ आना चाहिए, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि कर्व से रिलेटेड है कि मैथमेटिक्स में कर्व पढ़ा है ना, तो कर्व से रिलेटेड है, यानी कि आपकी बॉडी में या आपकी स्पाइन के अंदर कुछ ऐसी शेप्स बन जाएं जो कि कर्व टाइप हो, है ना, तो उससे हम कहेंगे स्पाइनल कर्वेचर। अब कर्व आपका आगे की तरफ भी हो सकता है, जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कर्व होते थे, है ना, ऐसे भी हो सकता है, और आपका लेटरल कर्व भी हो सकता है, इसमें हम एस शेप या सी शेप देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिफॉर्मिटी होती है स्पाइन से रिलेटेड होती है, जैसा मैंने आपको बताया। इस डिफॉर्मिटी में क्या क्यों कॉज होती है? ज्यादातर हम क्या करते हैं कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट उठाने चल देते हैं भाई साहब, और वेट उठता नहीं है और बॉडी को हम फिर भी फोर्स करते हैं कि यार चल आज तो मैं दादागिरी दिखाऊंगा, और दादागिरी दिखाने के चक्कर में आपकी स्पाइन जो होती हैं वो दादी हो जाती हैं और मतलब बूढ़ी हो जाती है, इसकी वजह से वो मुड़ जाती है ना, यानी कि उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ा, ज्यादा एक्सेसिव वेट आपने वहां पे कैरी किया, जिसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। अभी कौन सी डिफॉर्मिटी होगी ये डिपेंड करता है आपके वेट पे, आपके बॉडी के पोस्चर पे, है ना, आपकी बॉडी का जो अलाइनमेंट था वो कैसा था उस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे जो वीक मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में कुछ वीक मसल्स हैं तो उनकी वजह से भी हमें स्पाइनल कर्वेचर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वीक मसल्स आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी, और जिसकी वजह से आपकी बोन जो है या जो आपकी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आपको स्पाइनल कर्वेचर जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल ल्यूमर स्पाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट एंटीरियर हाइपर एक्सटेंशन कर्व,
यानी कि आपका जो नॉर्मल ल्यूमर रीजन होता है, रीजन कौन सा ल्यूमर रीजन, जो आपकी बॉडी के पीछे जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि आप कह सकते हो आपकी जो ट्रंक है उसमें जो बैक एरिया है वहां पे जो हिस्सा है दैट इज योर ल्यूमर रीजन। अब वहां पे एक एंटीरियर हाइपर एक्सटेंशन कर्व होता है, यानी कि वहां पे एक नॉर्मल सा कर्व होता है, कोई ज्यादा कर्व नहीं होता। आपने कभी एग्जामिन किया हो अपनी बॉडी को, तो आप जब भी स्ट्रेट खड़े होते हो तो आपको जो अपने शोल्डर एरिया की तरफ जो स्पाइन है वहां वो थोड़ी सी उठी हुई लगती है, और जो नीचे जो है वो थोड़ी सी अंदर लगती है ना। ऊपर वाली स्पाइन को हम आराम से टच कर लेते हैं, लेकिन अंदर वाली स्पाइन थोड़ी सी अंदर की तरफ हमें टच करनी पड़ती है ना, एक एरिया के बीच में। तो यहाँ पे इसका एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो नॉर्मल ल्यूमर स्पाइन होती है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री और एक्सटेंट ऑफ द इंटीरियर कॉन्वेक्सिटी ऑफ द नॉर्मल ल्यूमर कर्व। अब यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड हम कहें कि इस डिग्री से हम नापेंगे कि यार इतना मुड़ रहा है, इतना मुड़ रहा है, इतना टच हो रहा है, या फिर इतना इसमें कर्व आ गया, तो ऐसा कॉन्वेक्सिटी को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड, इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए कोई डिग्री नहीं है ना नॉर्मल ल्यूमर कर्व को। लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। आगे बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं स्पाइनल कर्वेचर के। तो 3 तरीके की स्पाइनल डिफॉर्मिटीज होती हैं, काइफोसिस है ना, इसके बाद हमारा आता है लॉर्डोसिस, और लास्ट में आता है स्कोलियोसिस। अच्छा, इसे पिक्चर के थ्रू समझें तो आपको पिक्चर में एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिसमें पहला काइफोसिस है, इसमें बॉडी आपकी आगे की तरफ झुकी हुई है। ये काइफोसिस और लॉर्डोसिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बॉडी आगे की तरफ से कहां झुकती है, पीछे की तरफ से कहां झुकती है। तो देखो, स्कोलियोसिस तो एक लेटरल कर्व होता है, इसमें आपकी स्पाइन एस शेप में हो जाती है ना। लेकिन काइफोसिस और लॉर्डोसिस में कंफ्यूज नहीं होना है। काइफोसिस आपका अपर पार्ट होता है बैक का, वहां पे होती है, लेकिन लॉर्डोसिस आपके लोअर पार्ट में ज्यादातर होती है, जिसमें आपका पीछे का हिप एरिया भी आता है। तो आपको दिख गया होगा कि दोनों के कर्व में थोड़ा सा ज्यादा अंतर है। उसमें जो बैक है वो हंच हो गई है, यानी कि काइफोसिस में आपकी बैक थोड़ी सी उठ गई है पीछे से, और इसमें आपका पेट बाहर से आ गया है ना। तो ये आपको तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इन्हें बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। काइफोसिस होता क्या है, पहले आप इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखो, नॉर्मल स्पाइन कुछ इस तरीके की होती है। अब यहाँ पे आपको नीचे का एरिया दिख रहा है हिप साइड में, वहां पे आपको पता है कि मैंने जो बताया था कि नॉर्मल जो ल्यूमर रीजन होता है उसका कर्व इतना होता है। लेकिन जब हमें काइफोसिस हो जाता है, या हमारा काइफोसिस वाली डिफॉर्मिटी बॉडी में आ जाती है, तो वहां पे जो स्पाइन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है, जो काइफोसिस वाले स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि आपकी स्पाइन थोड़ी सी आगे से ज्यादा मुड़ी है, यानी कि ऊपर की साइड से है ना। नीचे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आपके जो शोल्डर एरिया है वहां से इसका मुड़ना ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि काइफोसिस इंप्लाइज एन इंक्रीज और एक्सग्रेशन ऑफ बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व और रिवर्सल ऑफ अ फॉरवर्ड कर्व। यानी कि आपका जो कर्व है, आगे का जो कर्व होता है वो पीछे से थोड़ा सा उठ जाता है, यानी कि आपका जो बैक है एरिया वो थोड़ा सा उठ जाता है ना। इसे कई बार राउंड अपर बैक भी हम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि जो डिप्रेशन ऑफ चेस्ट होता है, यानी कि भाई जब पीछे हम मुड़ जाएंगे आगे की तरफ से, तो हमारा चेस्ट क्या अंदर चला जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस जो लगती हैं, जिन्हें हम गाय फोर्सेस कहते हैं, यानी कि सबकी कॉमन फोर्सेस जो लगती हैं, उसकी वजह से आपका जो डिप्रेशन ऑफ चेस्ट है इसके अंदर कॉमन होता है। इसके कॉजेज क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉजेज समझते हैं तो इसमें आपका मेल न्यूट्रिशन आता है, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होते हैं बॉडी को, तब इसके होने के चांसेस हैं। कोई पर्टिकुलर इलनेस हो जाए, या तो स्पाइन से रिलेटेड या कैसे भी इससे ऐसे केस से रिलेटेड जिसमें आपकी स्पाइन पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़े। क्राउडेड एरिया, यानी कि जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं एक साथ, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है ना कि कंपार्टमेंट में हम झुक झुक के बैठे रहते हैं, या बहुत ज्यादा कंप्रेस होकर बैठना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो ऐसे जो क्राउडेड एरिया होते हैं जहां पे अब आपको थोड़ा कंप्रेस होकर रहना पड़ता है, वहां पे यहाँ पे केसेस बढ़ जाते हैं। आपका प्योर एयर आपकी बॉडी को नहीं मिलती है, तो मसल्स वीक हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके मसल वीक होने की वजह से आप कोई भी वेट उठाओगे उसकी वजह से आपको काइफोसिस हो सकता है। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज अगर आप नहीं करोगे तो ये तो प्रॉब्लम होना कंपलसरी हो जाएगा फिर आपके लिए। रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम है, आप हैवी लोड उठाते हो शोल्डर्स पे, या फिर आप ऐसे फर्नीचर पे बैठते हो जो अनसुटेबल है, जो आपकी बॉडी को प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड नहीं करा रहा है। फिर वीक मसल्स आ जाती हैं। शाइनेस अमंग गर्ल्स, अब ये एक ऐसा पॉइंट हुआ है ना, ये चीज समझने की बात है। देखो, गर्ल्स या कोई भी बॉय हो, किसी से भी आप शाय करते हो तो उसके आगे आप थोड़ा सा झुक के बात करते हो, या फिर उसके आगे थोड़ा सा बैंड हो जाते हो, ताकि ऐसा लगता है कि यार आप मतलब ज्यादा फ्रैंक नहीं हो, जिसकी वजह से अगर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपकी जो
प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, काइफोसिस वाली प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, है ना। अब आप आगे झुक के काम करते हो, ऐसे कुछ जो मतलब ऐसे पोस्चर्स अप्लाई कर देते हो अपनी बॉडी पे, इसकी वजह से आपका काइफोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान आपके टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहिए। आपकी यानी कि आपके जो डिसऑर्डर है ये शुरुआत से अगर आप इसे अप्रोप्रिएटली रोक लोगे, आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज दी जाएगी आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स के थ्रू कि कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है ना। बच्चों को उसी एज से दिया जाएगा, तो ये शायद जो आपकी काइफोसिस वाली प्रॉब्लम है ये आगे होना बंद हो जाएगा, है ना। अच्छा, प्रॉपर एक्सरसाइज शुड बी इंडस्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम काइफोसिस, यानी कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप पीछे की तरफ अपनी बॉडी को ज्यादा पुश करो, ऐसी एक्सरसाइजेज करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। अब इसके कुछ रेमेडीज हैं। अब देखो ये रेमेडीज हैं, ये कोई इसके ट्रीटमेंट नहीं है, 100% ये ठीक होगा ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। किसी पर ये वर्क कर जाता है, किसी पर ये वर्क नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर और द सीवियरिटी ऑफ देयर काइफोसिस या लॉर्डोसिस, जो भी है सबके लिए जो रेमेडीज होती हैं उनकी रेमेडीज हैं ये। यहाँ पे कोई वो क्योर नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेमेडी में पहला आता है कि सिट इन अ चेयर सच दैट योर हिप शुड टच द बैक ऑफ द चेयर व्हाइल लुकिंग अपवर्ड, hold your hands behind the back in such a way that your shoulders remain stretched backward, remain in the position for some time। यानी कि आप बैठे हो किसी चेयर पे, ठीक है, आप चेयर पे बैठ जाओ जाके आराम से, आपको काइफोसिस है ये चीज आप देख लेना, ठीक है ना। अब आपका जो हिप एरिया है वो आपकी बैक का मतलब आपका जो चेयर है उसकी जो बैक है उससे टच हो जाना चाहिए, है ना। अब ये नहीं कि उल्टे पड़ गए वहां पे, नहीं, वहां पे नॉर्मली जाके बैठना है, आपकी बॉडी वहां पे एकदम स्ट्रेट हो जाए उस चेयर की बैक के साथ, ऐसी पोजीशन में आपको बैठना है। अपने जो हैंड्स है उन्हें होल्ड करो, अपने पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करो, है ना। आपके जो शोल्डर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेच रहेंगे पीछे की तरफ, इस पोजीशन में कुछ देर के लिए रहो, हो सकता है इससे आपको बेनिफिट मिले। डेली करना है, एक दिन में नहीं होगा, है ना। अपने सोते वक्त आप अपने पिलो या कुछ ऐसा मतलब जिससे कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो पोस्चर जो है वो नॉर्मल हो जाए, ऐसी चीजें आप अपने सोते वक्त अपनी बैक के अंदर डाल सकते हो, रख सकते हो, है ना। इसके बाद अगर आप खड़े पोजीशन में हो, स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो अपने हेड को पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करो, यानी कि बैकवर्ड ले जाओ ताकि आपका जो पोस्चर है वो नॉर्मल एरिया में आ पाए। इसके बाद आप धनुरासना कर सकते हो, जो कि एक यौगिक आसना है, जिसे आप रेगुलरली अगर करोगे तो इससे बेनिफिट हाँ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक रेमेडी हो गई। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लेट जाओ अपने पीठ पर, पीठ के बल जो लेटते हैं ना, और अपने जो हैंड्स हैं उन्हें अपने शोल्डर के नियर रखो और अपनी आर्म्स को स्ट्रेट करो धीरे धीरे और चेस्ट को ऊपर करो, कोशिश कर सकते हैं, है ना। इसमें हेड आपका पीछे होना चाहिए और इस पोजीशन को थोड़े टाइम के लिए आप रख सकते हो। अब आते हैं हम लॉर्डोसिस पे, और लॉर्डोसिस का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो नॉर्मल स्पाइन कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन अगर आपको लॉर्डोसिस है तो आपको प्रॉब्लम होगी नीचे वाले एरिया में, है ना। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो नीचे से थोड़ा झुकता है, आगे से भी ऊपर से भी होता है, लेकिन आपका जो पेट वाला एरिया है वो आप ध्यान से देखो वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है ना। तो इसको समझते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एक इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन है, स्पाइन अंदर की तरफ चली जाती है नीचे से, है ना। इट इज एन इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन ल्यूमर रीजन। मैंने ल्यूमर रीजन कौन सा बताया? आपके हिप से जस्ट ऊपर वाली जो स्पाइन आपको दिख रही है दैट इज ल्यूमर रीजन, यहीं पर आपका फॉरवर्ड कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से आप लॉर्डोसिस कह सकते हो। इससे आपको चलने या खड़े होने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये बॉडी इसमें बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है एक तरीके से। अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा होगा, तो उसमें उसे काइफोसिस है या लॉर्डोसिस है, ये आप अब इस चीज से जो बागा बॉय जो है उसके अंदर जो बीमारी है, जो हम कह सकते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, वो लॉर्डोसिस है ना। तो लॉर्डोसिस यहां से आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा सीरियल है जिसमें आप देखते रहते हो। तो यहां पर जो बागा बॉय का जो मैंने एग्जांपल दिया दैट इज लॉर्डोसिस, है ना, वो लॉर्डोसिस है उसे। और ये अर्ली स्टेज में अगर आप इसे करेक्ट कर सकते हो रेमेडीज के थ्रू, प्रिकॉशंस के थ्रू, तो ये हो सकता है, बाद में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। अच्छा, अब इसके जो कॉजेज हैं जैसे कि इम्बैलेंस डाइट हो गया जिसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट जहां पे आपको फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कराई जा रही हैं, आपको प्रॉपरली बैठने के फर्नीचर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर एयर नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंगनेस नहीं है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आपको
होने लग जाए, आपकी मसल्स का इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाए, या ऐसी जो डिसीजेज हैं जो आपके वर्टेब्रा या स्पाइनल मसल्स को अफेक्ट कर रही है, उनसे रिलेटेड अगर कोई ऐसी डिसीज है तो ये केस होने के चांसेस होते हैं, है ना। अब आप ज्यादा फूड खा रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है आपका पेट निकल आएगा, या फिर आपकी बॉडी पे ज्यादा वेट नीचे के एरिया में हो गया तो आपको लॉर्डोसिस होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद प्रिकॉशंस अगर बात करें तो प्रिकॉशंस में आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ओबेसिटी खासकर अर्ली एज में तो बहुत दूर रखनी चाहिए खुद से, क्योंकि अर्ली एज में ओबेसिटी होगी तो फिर इसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो बॉडी आप जब भी वेट उठा रहे हो या एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड कर रहे हो उसे अवॉइड करो। वेट ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा मत उठाओ, और जब भी वेट आप उठा रहे हो तो उसे अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके चलना चाहिए उस टाइम पे, है ना। अब इसकी रेमेडीज है। रेमेडीज में क्या है कि स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो आप हिप लेवल से आप बैंड हो सकते हो फॉरवर्ड की तरफ, पीछे की नहीं आगे की तरफ आप यहाँ पे बैंड हो सकते हो, है ना। स्कूल्स में जो एक्सरसाइज कराई जाती है, आप अपनी बैक पे लेट जाओ और अपने हेड और लेग्स को एक साथ ऊपर उठाओ, है ना। ऊपर उठाओगे हेड और लेग्स को एक साथ, तो जिससे कि आपका जो लिम्बर रीजन है वो हो सकता है कि अंदर की तरफ चला जाए। आप सिटअप्स कर सकते हो रेगुलरली, है ना। इसके बाद आप हलासना कर सकते हो, है ना। हलासना इस परफॉर्म करोगे तो ये बेनिफिट होगा उस चीज से। आप नीचे लेटो, ठीक है। सुपाइन पोजीशन, दो तरह की पोजीशंस होती हैं, प्रोलाइन एंड सुपाइन पोजीशंस। सुपाइन पोजीशन में क्या है कि आपका फेस जो होता है अपवार्ड होता है, यानी कि आपकी जो आईज है वो या तो स्काई या रूफ को देख रही होती है ना। और आपके जो पाम्स होते हैं वो भी रेस्ट कर रहे होते हैं आपके साइड बाई शोल्डर्स के, या आप कह सकते हो हिप्स के साइड में, और जिनका जो पाम होता है वो भी फेसिंग अपवार्ड होता है ना। आपका जो गोरा गोरा हिस्सा होता है हाथ का वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, ठीक है ना। इसके बाद अब आपको लगभग 45 डिग्री पे अपनी लेग्स को रेज करना है ना, और जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। टो टचिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो 10 टाइम एटलीस्ट, आप जितना कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है ना। तो इस चीज को भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आते हैं बात स्कोलियोसिस की करते हैं, और स्कोलियोसिस जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको लेटरल कर्व देखने को मिलता है, जहां पे आपका जो पैल्विक एरिया होता है, जहां पे हिप्स रिलेटेड होता है, वहां तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसका जो कर्व है वो पूरा एबनॉर्मल होता है यार, यानी कि एस टाइप, आपको जैसे सांप लहरें लेके जाता है ना, ऐसे बॉडी हो जाती है ना। बहुत कम केसेस देखने को मिलते होंगे, लेकिन ये केसेस भी होते हैं। और ये एक पोस्चरल एडेप्टेशन होता है स्पाइन का, जिसमें लेटरल डायरेक्शन अडॉप्ट कर लेती है आपकी स्पाइन, है ना। अब यहाँ पे इन्हें हम साइडवे कर्व्स भी बोलते हैं, स्कोलियोटिक कर्व्स भी बोलते हैं, जो कर्व यहाँ पे बनता है। अच्छा, इन कर्व्स को हम या तो कॉन्वेक्सिटी राइट या राइट कॉन्वेक्सिटी बोल सकते हैं, अगर वो राइट की तरफ कॉन्वेक्स है ना। और सिंपल अगर सिंगल कर्व है जो उसे हम लेफ्ट और कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट भी बोलते हैं, और सी कर्व भी हम उसे बोल सकते हैं, है ना। ये चीज इसके नेम है। अच्छा, स्कोलियोटिक कर्व्स जो होते हैं वो नॉर्मली आपके एस शेप में पाए जाते हैं, है ना। इसके जो कॉजेज हैं वो क्या है? डिसीज इन जॉइंट्स एंड बोन्स, अंडर डेवलप्ड लेग्स, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, या फिर रिकेट्स, यानी कि आपके जॉइंट्स में कोई डिसीज हुई, बोन्स में डिसीज हुई, आपके स्पाइन से रिलेटेड, या आपकी लेग्स अंडर डेवलप्ड हैं तो वहाँ पे क्या है कि वेट अगर आप कैरी करोगे तो वो बियर नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपको कॉज कर सकती हैं। हैवी लोड्स आप एक शोल्डर पे ले जा रहे हो, या अनहेल्दी कंडीशन जैसे कि आपका इनएडिक्वेट लाइटनिंग है, इनकम्फर्टेबल डेस्क है, आपका स्टैंडिंग पोस्चर गलत है, आपका पार्शियल डीफनेस है, तो जिसकी तरह आप झुक झुक के सुनोगे, तो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये आपको कॉज कर सकती हैं। कई सारे आपको से लगेंगे ये तो रिलेटेड ही नहीं है इस चीज़ से, लेकिन सारी चीज़ें रिलेटेड है। और ये आपकी जो वर्टेब्रा की एबनॉर्मलिटी है, मसल्स की जो एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटीज जो है, यहाँ पे आर लग गया है, टीज है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, कॉज कर सकता है। आपका प्रिकॉशंस अगर इसका देखें तो बैलेंस डाइट लो और साइड वाइज पढ़ना छोड़ दो बैठ के, और आप ज़्यादा टाइम के लिए वॉकिंग मत करो। अगर आपके एक हाथ में वेट है तो उसे चेंज करते रहो, या फिर आप उसे ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे मत चलो उस पर, है ना। इसके बाद रेमेडीज देखें तो रेमेडीज में क्या है कि बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सी शेप्ड कर्व, यानी कि आपका जो कर्व जिस साइड है उसके अपोजिट में, आप नॉर्मली समझ जाओगे साइंटिफिक या लॉजिकली तरीके से कि मुझे इस तरफ मोड़ना है ना, उसे सीधा करने के लिए। तो ऐसी एक्सरसाइजेस करो, ठीक है ना। उसके अपोजिट में हॉरिजॉन्टल बार जो होती है जिसपे हम पुलअप्स लगाते हैं, चिनअप्स लगाते हैं, उस पर आप खुद लटक जाओ मजे से, बंदर की तरह मजे लो, और थोड़ी देर उस पर लटके रहो, बॉडी को हैंग रखो उस पर कुछ टाइम के लिए, है ना। और हो सकता है इससे क्या हो कि आपकी बॉडी का जो वेट है पूरा नीचे आएगा, जिससे कि आपकी जो वर्टेब्रा कॉलम है वो खिंच जाएगा, या फिर उससे वो स्ट्रेट पोजीशन में आने के चांसेस होते हैं।
अच्छा, उस बार को अपने हैंड से होल्ड भी करो, उसके साथ अपनी बॉडी को स्विंग भी आप कर सकते हो, उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे। लेफ्ट राइट स्विंग करो, आगे पीछे स्विंग करो, है ना, जिससे कि आपकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका कर्व जो है कम होने के चांसेस हो जाते हैं। स्विम करो ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक से। अगर आप स्विमिंग करना जानते हो या चाहते हो तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो होता है, जिसमें आप अपने ब्रेस्ट की हेल्प लेते हो, उससे आप यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हो उस टेक्निक से, है ना। अब बात करेंगे फ्लैट फुट की। स्पाइनल कर्वेचर खत्म हुआ, अब हम फुट पे आते हैं, जहाँ पे फ्लैट फुट आता है हमारा। और फ्लैट फुट कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल फुट में हमने देखो कई बार ये चीज अपने बचपन में ट्राई की होगी, यार हमारे पैर का पूरा क्यों नहीं छपता है, जब पानी से या किसी चीज से पैर गंदे हो जाते हैं तो फर्स्ट पे पूरा क्यों नहीं छपता है, वहां पे कर्व क्यों बना आता है, कुछ मतलब ऐसा लगता है कि पैर है ही नहीं, आधा कट गया है। तो यार ये आपके लिए कोई डिसीज नहीं है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है, बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। फ्लैट फुट में आपका फुट पूरा फ्लैट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल फुट में आपका थोड़ा सा कर्व वहां पे बना रहता है। स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, अब ये जो कॉमनली पाया जाता है या तो न्यूबॉर्न बेबीज में मिलता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनका फुट नॉर्मली फ्लैट ही होता है, क्योंकि उस वक्त उनकी बॉडी को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है ना। तो लेकिन अगर ये बाद में अगर पोस्चरल डिफॉर्मिटी बनता है, अगर ये बाद में रहता है लेटर चाइल्डहुड तक, तो ये यहाँ पर पोस्चरल डिफॉर्मिटी उनके लिए बन सकता है। जो बच्चे इस डिफॉर्मिटी के साथ होते हैं वो एफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते, क्योंकि उनका फुट जब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, बैलेंसिंग नहीं होगी, है ना। ऐसे जो फ्लैट फुट वाली जो प्रॉब्लम होती है, इसमें बच्चों को पेन फील करना पड़ता है उनकी फीट में, जब वो दौड़ते हैं या फिर खड़े होते हैं, चलते हैं, तब उन्हें प्रॉब्लम होती है बैलेंसिंग में ज्यादातर, है ना। इसमें क्या है कि इसे इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? अपने पैर को पानी में डुबाओ, जैसा कि मैंने बताया था, फ्लोर पर चलो, अगर वहां पे कोई प्रॉपर आर्क नहीं बन रही है फुटप्रिंट्स में, तो आपको फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी हो जाएगी, यानी कि है, ठीक है ना। दे शुड बी प्रॉपर आर्च ऑफ द फीट फॉर द हेल्दी फीट, है ना। यहाँ पे प्रॉपर आर्च होनी चाहिए, जैसे कि आपको दिख रही है, आर्क जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। इसके कॉजेज देखते हैं। कॉजेज आपके वीक मसल्स हो सकते हैं। वीक मसल्स ऑफ फीट कैन नॉट बियर द बॉडी वेट, हेंस फीट बिकम्स फ्लैट और विदाउट आर्चेस। अब देखो, जो आर्क्स हैं वो क्यों खत्म हुई? वो इसलिए खत्म हुई कि अगर आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं, यानी कि आपकी जो फुट है उसकी जो मसल्स हैं, अगर वो वीक हैं तो बॉडी का वेट वो नहीं बियर कर पाएगी। तो बियर नहीं कर पाएंगे तो खुद को कंप्रेस करेंगी उस वेट को बियर करने के लिए, जिसकी वजह से आप डेली इस चीज को देखोगे तो यहाँ पर ये एक तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी बन जाएगी, और ये प्रॉब्लम आपको लाइफ लॉन्ग हो सकती है ना। इसका कोई इलाज फिर नहीं मिलेगा। रैपिड इंक्रीज इन बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट एक साथ बढ़ गया है, बॉडी वेट बढ़ गया है, तो आपकी बॉडी वेट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि फिर से आपके पैरों पे सबसे ज्यादा वेट आएगा, और जिसकी वजह से अगर मसल्स थोड़ी सी वीक हुई या बॉडी वेट एक्सेस लेवल का हो गया तो आपको फ्लैट फुट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। इम्प्रॉपर शूज अगर आप पहनते हो, हैवी वेट्स आप कैरी करते हो, तो इसकी वजह से भी आपको फ्लैट फुट हो सकता है। इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो आपको प्रॉपर साइज और शेप का शू पहनना चाहिए, नंगे पैर ज्यादा टाइम नहीं चलना चाहिए। इसके बाद आप ओबेसिटी को अवॉइड करो। ओबेसिटी जितनी अवॉइड होगी उतना ज्यादा आपकी हर बॉडी पार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होता है ना। इसके बाद आपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बेबीज हैं, उनको अर्ली एज में यार चलने के लिए ज्यादा फोर्स मत करो, ज्यादा इंकरेज मत करो, वेट उठाने के लिए उसे एनकरेज मत कर लो, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, है ना। उन्हें कैरी हैवी वेट नहीं कराना चाहिए, है ना। हैवी वेट को ज्यादा उन्हें कैरी नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि उनकी बॉडी के जो मसल्स होती हैं, बॉडी की जो बोन्स होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं उस एज में। जब वो सॉफ्ट होंगी तो वो वेट को बियर नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से उन्हें फ्लैट फुट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। हाई हील्ड शूज जो होते हैं बच्चों को शौक में पहना देते हैं, या आप खुद पहन लेते हो, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाई हील्ड जो फुट होते हैं, हाई हील जो शूज होते हैं वो आपके फुट को वहां पर इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको उसकी आदत भी पड़ जाती है, फिर आपको फ्लैट फुट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके रेमेडीज देखें तो आप वज्रासना करो। वज्रासना बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं देखा तो आसना वाली वीडियो में आप जरूर देख लो यार, ये सारे आसना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, है ना। आप थोड़े से इनर और आउटर साइड ऑफ फीट पे वॉक करो या टोज पे वॉक करो, है ना। इससे आपको रेमेडीज हैं, ये ज्यादा क्योर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टैंड अप एंड डाउन ऑन द हील्स, आप खड़े हो हील्स पे बैठो, है ना, जिससे कि आपकी बॉडी आपकी जो फीट है उसके अंदर कोई आर्क बनने के चांसेस बढ़ जाए।
है ना। इसके बाद जंपिंग ऑन टोज फॉर सम टाइम एंड स्किप ऑन रोप्स, है ना, स्किप ऑन रोप्स करो, यानी कि जो कूदते हैं ना बंदर की तरह उछलते हैं, ऐसी जो एक्सरसाइज होती है वो करो, है ना। तो ये चीज समझ आई। अब हम नॉक नीज क्लियर करते हैं। नॉक नीज, नॉक नॉक करते हैं ना हम गेट पे, नॉक नॉक, तो नॉक का मतलब क्या होता है कि अपनी उंगली को या अपने हाथ को गेट पे टच कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है ना। तो ऐसी नीज के अंदर भी कांटेक्ट हो जाता है। दिख गया नॉक नीज और नॉर्मल नीज कैसे होते हैं, कुटुक कुटुक कैसे चलने में प्रॉब्लम होती है ना। तो ये एक मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटी है यार, बहुत मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, लेकिन ये क्योर भी की जा सकती है, ये क्योर भी की जा सकती है ना। इस चीज को ध्यान में रखना। इसके बाद ये जो है, इसमें जो दोनों नीज हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं जब आप खड़े होते हो नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में, फिर भी, और जो एंकल्स होते हैं उनके बीच में गैप बनता जाता है। नॉर्मल एक गैप तो बनेगा ना, जब पैर आगे इधर बीच से मोड़ेंगे तो इधर से खुलेंगे, है ना, ये इंक्रीज होता रहेगा। अब इसमें आपको वॉकिंग रनिंग जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, इसमें आप वॉक नहीं कर पाओगे, रन नहीं कर पाओगे एक प्रॉपर मैनर में। इसके बाद आप गुड प्लेयर भी नहीं बन सकते, और डिफेंस सर्विस में तो बिल्कुल भी आप सेलेक्ट नहीं होते। तो कॉजेस देखें तो कॉजेस क्या है, आपका बैलेंस डाइट की लैकिंग हो जाए, खासकर विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो ये प्रॉब्लम देगा। कैल्शियम, फास्फोरस आपके नॉक नीज में मेन कॉज होते हैं, अगर इनकी कमी हो जाएगी तो आपको नॉक नीज होने की चांसेस 100% है, क्योंकि ये आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं, बोन्स को यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं, और विटामिन डी इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जिसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम बढ़ी, यानी कि इनकी जो लैकिंग हुई, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ी, है ना। इसके बाद बात करें तो ये आपको रिकेट्स की वजह से या क्रॉनिक इलनेस की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी, फ्लैट फुट की वजह से भी हो सकता है, या हैवी वेट अर्ली एज में आप उठा रहे हो तो बोन सॉफ्ट होती हैं, उस वक्त उन्हें बेंडिंग होने के चांसेस भी हो जाते हैं, है ना। इसके प्रिकॉशंस कुछ इस तरीके से कि बैलेंस डाइट आप खुद अच्छे से लो। इसके बाद जो बेबीज हैं उन्हें फोर्स मत करो कि अर्ली एज में वो चलने की ज़्यादा कोशिश करें जब तक उनकी एज नहीं है प्रॉपर, है ना। इसके बाद रेमेडीज देखें तो आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होती है ना। इसके बाद पद्मासना है, गोमुखासना है, इन्हें रेगुलरली कुछ टाइम के लिए करोगे तो आपकी ये जो डिफिशियंसी है या आपको जो आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है ये खत्म हो जाएगी, है ना। आप कॉड लिवर ऑयल का यूज कर सकते हो, ये भी बेनिफिशियल होगा, इसमें मालिश करो। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपका हॉर्स राइडिंग, पद्मासन, गोमुखासन, और आप बीच में पिलो या बॉटल लगाकर सो, प्लास्टिक बॉटल नहीं, कांच की जो बॉटल होती है स्ट्रॉन्ग वाली, वो पौए वाली, है ना, तो वो बॉटल लगाओ और उसे लगाकर आप रात में सो जाओ, है ना, जिससे कि आपका मतलब जो नीज है उनके बीच में गैप क्रिएट होगा, है ना। इसके बाद क्या है कि आप कैलिपर्स पे आप वॉक करो तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब बो लेग्स इसका टोटल अपोजिट होता है, इसमें लेग ऐसे हो जाती है, यानी कि नीज जो है वो दूर हो जाते हैं और जो एंकल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करने लगते हैं, इसे हम गेनुवेरम भी कहते हैं। और ये आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कि विच डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो कॉल्ड गेनुवेरम, या बो लेग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेनुवेरम, है ना। तो ये ऑप्शन आपको टिक कर देना। अब यहाँ पे जो नॉक नीज का टोटल अपोजिट है, इसमें एंकल वगैरह यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, और जो बीच का जो हिस्सा है नीज है वो दूर चले जाते हैं, बो हो जाता है, यानी कि तीर धनुष मार देखा ना, बो एरो, तो उसमें वो मुड़ा हुआ होता है ना। इसमें अब बात करें तो ये भी सेम विटामिन डी की वजह से ही होता है, वही मेन कॉज हो सकता है भाई। अंदर भी यहाँ पे मोड़ सकते हैं आपकी बोन्स, बाहर भी निकल सकती है ना, दोनों केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स बिकम सॉफ्ट, अगर लंबी जो बोन्स हैं लेग की थाई एरिया में वो अगर सॉफ्ट हो जाती हैं तो आउटवर्ड बेंट हो जाती हैं, है ना। इसमें क्या है कि जब चाइल्ड ओवरवेट होता है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, और इसमें जो बच्चों को अर्ली एज में हम फोर्स करते हैं चलने के लिए या फिर हैवी वेट उठाने के लिए, तो ये होने के चांसेस होते हैं। प्रिकॉशंस देखें तो बैलेंस डाइट फिर से लो, ओवरवेट मत होने दो बच्चों को, और यहाँ पे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की डाइट में कोई डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद अगर बात करें तो बेबीज को वही बात है, फोर्स नहीं करना चाहिए, है ना। रेमेडीज बात करें तो रेमेडीज में विटामिन डी आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, लेनी ही लेनी है ना। बैलेंस डाइट भी आपको लेनी है, और आपको क्या है कि बो लेग्स करेक्ट किया जा सकता है अगर आप इनर एज ऑफ फीट पे, यानी फीट के अंदर के हिस्से पे अगर वॉक करोगे तो ये मतलब प्रॉब्लम आपकी कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है। आप बेंडिंग टोज इनवर्ड ऐसे भी मूव कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं राउंड शोल्डर, जो कि इसका लास्ट है। राउंड शोल्डर अगर हम देखें पिक्चर के थ्रू तो आपको पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर में डिफरेंस दिख गया होगा। पहली पिक्चर में क्या है कि बंदा स्ट्रेट खड़ा है, लेकिन दूसरे में उसको देखो स्कोलियोसिस जैसी प्रॉब्लम, लॉर्डोसिस जैसी इसमें प्रॉब्लम आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आगे भी पीछे भी इसका तौंद भी निकला है और पीछे पीठ भी उठी हुई है ना। इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को
इसमें क्या होता है, शोल्डर्स राउंड हो जाते हैं और ये आगे की तरफ मुड़े हुए लगते हैं ना, जैसे एरोस की तरफ समझ आ रहा होगा। इसके कॉजेज क्या हैं? हेरिडिटी हो सकती है, आपको जेनेटिक फैक्टर मिला हो, सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग इन बैंड पोजीशन, या आपकी आदत बन गई हो, हैबिट बन गई हो, या इम्प्रॉपर फर्नीचर पे आप बैठे हुए हो, या ज़्यादा टाइट क्लॉथ्स अगर आप पहनते हो तो ये केसेस बढ़ जाते हैं। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है शोल्डर्स की, तो भाई यहाँ पे वर्क ही नहीं हो रहा है तो वीक हो जाएंगे और लोड वगैरह उठाने पे वो बेंट हो सकते हैं। इसके प्रिकॉशंस अगर मैं देखूं तो प्रिकॉशंस में आपको ज़्यादा मतलब जो बैठते हो या खड़े होते हो या चलते हो बेंट पोजीशन में वो काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइट फिटिंग क्लॉथ्स पहनने ही नहीं है। अपने अनकंफर्टेबल जो फर्नीचर होता है उस पर बैठना अवॉइड कर दो मेरे भाई, है ना। इसकी जो रेमेडीज हैं वो देखें अगर, तो आपकी जो टिप ऑफ फिंगर्स हैं अपने शोल्डर पे रखो और एल्बोज को रोटेट करो। बहुत एक्सरसाइज करी होगी आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो हम अपने एल्बोज को घुमाते थे, अपनी उंगलियों को रख लेते थे इधर शोल्डर पे और आई से घुमाते थे कि मजा आ जाता था, है ना। तो चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप फिर से वो हॉरिजॉन्टल बार वाला केस यहाँ पे ले सकते हो क्योंकि ये भी उसी की तरह है, स्कॉलियोसिस की तरह, है ना। तो यहाँ पे मतलब स्कॉलियोसिस की तरह यहाँ पे लेटरल कर्व नहीं है लेकिन आपकी बैक से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको आपके शोल्डर से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा, है ना। इसमें आप चक्रासन और धनुरासन रेगुलरली कर सकते हो। तो ये सब था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी एंड आप अगर कर सकते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार प्लीज। और अपने पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे चले जाओ, नीचे लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। और पुराने वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो जब तक नई वीडियो लेक्चर नहीं आ रहे हैं। और मैं ऐसे अपलोड करता रहूँगा, धीरे धीरे इंग्लिश के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। और आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होगी। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो नीचे छोड़ो और मैं आपके इंस्टेंट रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन सराउंडिंग्स। जय